हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम यूनिट 8 को डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव को देखते हैं और इसके बारे में एक समग्र चर्चा करेंगे कि बेसिकली कोई भी हमारा जब सिग्नल वेरी होता है तो किस आधार पर जो है उसका एक डीमॉड्यूलेशन किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा मान लीजिए कि एक ये नॉर्मल एक यहाँ पर सेंडर है और एक रिसीवर है। अब जब यहाँ पर हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा तो डेटा ट्रांसमिट होने पे जो हमारे कैरियर सिग्नल होते हैं और जो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होते हैं, यानी कि कैरियर सिग्नल हमारा CT होता है और हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT होता है। तो जब ये सिग्नल को हम ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं सेंडर से रिसीवर में, तो किस हिसाब से जो हमारा एक डेटा है वो नॉर्मली एक फ्रिक्वेंसी पे जो है वो ट्रैवल करता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब हम नॉर्मल सिग्नल हमारा S है, उसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा देंगे तो उसके आधार पर क्या होगा, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वोल्टेज और पावर भी आपस में बढ़ जाएगी, जिस कारण से मॉड्यूलेशन उत्पन्न होगा और वो सिग्नल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। अब लेकिन अगर जो नॉर्मल पावर को अगर हम ट्रैवल करा के यहाँ पर रिसीविंग एंड पर रिसीव भी कर रहे हैं और वही पावर से हम डायरेक्ट अप्लायंस में वो सिग्नल अप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी अप्लायंस कहीं ना कहीं उससे डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए कि हमारी डिवाइसेस सही से वर्क करें, जो उसका प्रॉपर वोल्टेज है, जो उसका प्रॉपर इनपुट की फ्रिक्वेंसी बनाई गई है वो उस पर वर्क करें, तो इसी के आधार पर हम उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, जो हमारा नॉर्मल सिग्नल के तरह ही उसको ओरिजिनल सिग्नल की भांति जो है उसमें बदल देती है। आगे बात करते हैं तो FM डिटेक्शन हेतु प्रयुक्त सर्किट्स में स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर और फोस्टर-लीपी डिस्क्रिमिनेटर और रेशियो डिटेक्टर का यहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। तो तीन मुख्य मेथड हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एक स्लोप डिटेक्टर देखेंगे, एक बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर देखेंगे और एक फोस्टर-लीपी डिस्क्रिमिनेटर देखेंगे और एक रेशियो डिस्क्रिप्टर देखेंगे कि किस तरह से इनका यूज़ करके जो है हमारा स्लोप डिटेक्शन और मॉड्यूलेशन की जो डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया उसको यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप डिटेक्शन की। तो स्लोप डिटेक्शन में आप लोग यहाँ पर एक देख पा रहे हैं कि एक सर्किट डायग्राम बनाया है। तो ये सर्किट डायग्राम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के बीच में बनाया गया है और यहाँ पर एक हमारी जो नॉर्मल वेव फॉर्म होती है, जैसा कि हमें पता है कि हमारा कोई भी सिग्नल अगर फ्लो करता है तो वो हमेशा साइनोसॉइडल की वेवफॉर्म पर ही ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर इसको ट्रेस किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्लोप डिटेक्टर सर्किट में LC समानांतर ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा इंडक्टेंस L और C, L का मतलब होता है हमारा इंडक्टेंस और जो हमारा C होता है, C का मतलब होता है यहाँ पर कैपेसिटेंस। इनका उपयोग करके ही हम इस प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर देखिए L और C का समानांतर ट्यून करते हैं। समानांतर का मतलब हो गया कि उसको हम पैरेलली कहीं ना कहीं इंक्लाइन कराते हैं, जिससे हमारा जो रेजिस्टिविटी है और जो सिग्नल की एक मिनिमम ट्यून वेवलेंथ है वो आपस में इक्वल मेथड से हमें ज्ञात हो सके। तो इसके लिए लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रेंज भी होती है और कुछ फ्रिक्वेंसी की रेंज है यहाँ पर हमने F0 दे रखा है, जो निर्धारित कर दी जाती है कि इस फ्रिक्वेंसी रेंज में जो हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा आसानी से ट्रैवल हो पाएगा। आगे बात करते हैं तो इसमें जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी कुंडलियों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इनका जो प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियाँ हैं तो इनको एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक स्लोप दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि जो हम एक स्लोप बनाते हैं तो स्लोप में प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर हम इसको P मान लें उसको सेकेंडरी मान लें, तो इनका एडजस्टमेंट करना काफ़ी दिक्कत होती है। अगर यहीं पे एक हमारी कुछ नॉर्मल इस तरह की वेव होती, स्क्वायर वेव होती, तो यहाँ पर हम आसानी से इसको आपस में ट्यून्ड करा सकते थे। तो अगला मेथड देख लेते हैं। अगला मेथड है हमारा फोस्टर-लीपी डिस्क्रिमिनेटर या फिर सेंटर ट्यूब डिस्क्रिमिनेटर। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है और इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा बेसिकली सेंटर ट्यून्ड डिस्क्रिमिनेटर होता है, इसका यूज़ भी हम डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बेसिकली क्या होता है कि एक ट्यून्ड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों की मतलब फेज शिफ्ट फ्रिक्वेंसी पर निर्भर कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम पहले वाले की बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था स्लोप डिटेक्शन में, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें क्या करने में दिक्कत आ रही थी कि उसको हम ट्यून्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सेंटर में होता है क्योंकि,
तो सेंटर में जब हमारी प्रक्रिया है यहाँ पर, तो इसमें हम कोई भी वोल्टेज और कोई भी आपका इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस लगा के हम इसको आसानी से क्या करा पाएंगे, इसको हम ट्यून्ड कर सकते हैं। और इसमें जो आपका फेज शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट भी इसमें आसानी से हो जाता है, जिससे हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली ट्रैवल आसानी से कर जाता है। और इसमें एक खास बात ध्यान रखने की है कि इसमें जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लॉग पर जो है उसको सेट किया जाता है, और उसी के आधार पर हमारा फॉस्टर सीरियल डिस्क्रिमिनेटर जो है पूरा एक वर्क करता है। और नॉर्मली इसमें जो सिग्नल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छे से डिमॉडुलेट हो जाती है, और उसमें कोई लॉसेस भी ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। आगे इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। अलाइनमेंट ऑफ ट्यून फ्रिक्वेंसी इज ईजी। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि फ्रिक्वेंसी का अलाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है, जिससे हमारा कोई भी एक नॉर्मल, कह सकते हैं कि नॉर्मल जो हमारा एक पूरी फ्रिक्वेंसी है जो एक पूरा सर्किल को ट्रैवल करके आती है कि कहाँ कहाँ से उसका सिग्नल फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आसानी से कर सकते हैं। और फॉस्टर सीरियल डिस्क्रिमिनेटर की हमारी जो नॉर्मल लीनियरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लीनियर वेव में इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हमारे लिए होती है। लेकिन अब एक क्योंकि ख़ास बात ये होती है कि कोई अगर चीज़ है हमारी, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी डिमेरिट्स हैं। एम्पलीट्यूड लिमिटिंग होती है इसमें। एम्पलीट्यूड लिमिटिंग क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल इज लिमिटेड टू द डिजायर्ड सिग्नल। यानी कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल है, अगर हमने माना कि ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ से हमारा जब सिग्नल ट्रैवल करने के लिए चला, तो जो इसका इनपुट रहेगा, कोई इस चीज़ की यहाँ पर गारंटी नहीं है कि आउटपुट में वो सेम फ्रिक्वेंसी का जो चैनल से चला था वो उतना ही फ्रिक्वेंसी पहुँचे। क्योंकि ट्रैवल करने में जब डेटा हमारा ट्रैवल करेगा तो पूरे मीडियम में हमें कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे जो हमारी एम्पलीट्यूड लिमिटिंग हो जाती है, यानी कि जो उसका फेज़ है वो थोड़े से कोई पीक्स में उसके कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, वही हमारा एम्पलीट्यूड लिमिटिंग कहलाता है। आगे देख लेते हैं। अगला मेथड है हमारा रेडियो डिटेक्टर। इसमें बेसिकली लिमिटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं लिमिटिंग प्रदान करता है। तो हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि लिमिटर क्या होता था। लिमिटर जो हमारा एक फ्रिक्वेंसी की लिमिट को निर्धारित करता था और एक न्यूनतम फ्रिक्वेंसी की लिमिट को कम होने से भी बचाता था। और अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारी क्लास नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा, उसमें हम लोगों ने समग्र चर्चा करी थी इसके बारे में। और इसमें बेसिकली यही है। तो जब हमारा जो रेशियो डिटेक्टर है, इसमें बेसिकली अगर लिमिटर यूज़ हो रहा है तो फिर नॉर्मली हमें यहाँ पर कोई अलग से एक लिमिटिंग स्पीड या फिर लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी रेंज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बात करते हैं। तो इसमें जो है दोनों डायोड सीरीज़ में आ जाते हैं। तो बेसिकली जो है इसमें जो डायोड हैं वो सीरीज़ में ही लगाए जाते हैं। तो सीरीज़ में अगर हमने डायोड लगाए हैं तो डायोड लगाने से जो हमारा नॉर्मल एक ट्रांजिशन फेज़ बनेगा, उससे डेटा जो है आपका आसानी से ट्रैवल कर जाएगा और उसमें डीमॉडुलेशन की प्रक्रिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली कैथोड और एनोड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके आधार पर हमारा जो वोल्टेज निकलता है V0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VA डैश और VB डैश। तो जो दो हमने A और B कैपेसिटेंस या फिर ट्रांजिस्टर्स लगाए थे, उनके आधार पर हमारा जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और ये भी मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है जो हमारा डीमॉडुलेशन की प्रक्रिया को FM बेस में करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं फेज लॉग लूप की और FM डीमॉडुलेटर की। तो बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फेज लॉग लूप इंटीग्रेटेड सर्किट आर अवेलेबल। तो इसमें कुछ हमें लूप जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं और इट एलिमिनेट द कॉस्टली RF फैक्टर। तो बेसिकली हमारा जो RF फैक्टर होता है उसको यहाँ पर कम करके दर्शाया जाता है, ताकि अगर RF फैक्टर हमारा कम होगा तो हमारा जो एलिमिनेशन ऑफ द वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रैवलिंग में आसानी हो जाएगी और हमारे लॉसेस कम होंगे और हमें गुणवत्ता युक्त जो एक सिग्नल है वो प्राप्त हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन हमारी जो ट्रांजिशन फेज से निकल के आपकी एनोड में जाएगी और एनोड के बाद कैथोड में जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि इनपुट फेज डिटेक्टर है, फेज डिटेक्टर के बाद हमारा लूप फिल्टर है और लूप फिल्टर के बाद वोल्टेज कंट्रोलर है और डीमॉडुलेटर है। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है जो इसमें यूज़ होता है कि फेज डिटेक्टर से किस तरह से वोल्टेज लूप फिल्टर में जाता है और उसके बाद वो ऑसिलेटर के द्वारा हमारा यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से इसको समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार तक देखिएगा। और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो संपूर्ण यूनिट है वो हम लोगों ने कवर कर ली है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है
लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।